नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय एडमिशन मामले में वायरल हुई ऑडियो के बाद अब सियासत गरमाने लगी है। और कल जहां एबीवीपी के अध्यक्ष समरेंद्र प्रताप सिंह ने एनएसयूआई और अभिषेक प्रताप पर गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं आज अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं अभिषेक प्रताप। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद शाश्वत जी, और आपको भी शुभकामनाएं। तो अभिषेक, सीधा सवाल, ऑडियो में कितनी सच्चाई है? देखिए, अभी अगर आपके पास फोन हो, अगर आप किसी और चीज से रिकॉर्ड कर रहे हो और आपके पास फोन हो, तो आप गूगल खोलिए और गूगल पे केवल गूगल पे इतना लिखेंगे कि चेंज माई वॉइस इनटू समवन एल्सेस, तो आपको गूगल कम से कम 50 ऐसे एप्लीकेशंस के नाम बताएगा जो इस काम को करने में सक्षम है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में आपकी फोटो क्रॉप करके कहीं और लगाई जा सकती है, आपकी फोटो को उठा करके कुछ भी बनाया जा सकता है। जब 1995 के बाद दो दो अमिताभ बच्चन एक साथ दिख सकते हैं स्क्रीन पे, आज के डेट में हम और आप किसी एक बंदे के वॉइस रिकॉर्डिंग पर उसके करियर और उस पर इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि जिस वॉइस रिकॉर्डिंग और आवाज की आप बात कर रहे हैं, उसमें हमारा इकाई अध्यक्ष अभिषेक सिंह नहीं है। वो उसकी आवाज बिल्कुल नहीं। अगर है तो सामने जिस लड़के ने बात की है वो सामने आकर के आपको लिखित शिकायत दे या संबंधित अधिकारी को लिखित शिकायत दे, हमें सब का सब पता चल जाएगा। एबीवीपी ने कल एक और ऑडियो भेजी है जिसमें आवाज आपकी बताई जा रही है और उसमें यह दावा किया जा रहा है कि आप किसी से बात करते हैं, उसमें ये कहते हैं कि यार अभिषेक वाली ऑडियो वायरल हो गई, सबका अच्छा बुरा तो हिस्सा होता ही है ना। तो इस बारे में फिर क्या कहेंगे आप? शाश्वत जी, आपकी आवाज अचानक से चली जा रही है। यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो रहा है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कोई तकनीकी समस्या ना आए, लेकिन बार बार। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, और कोई बात सवाल नहीं, यही कोई था, बात आपने अगर आपने मेरी सवाल सुन लिया हो, कि कल एक ऑडियो वायरल हो रही है एबीवीपी की तरफ से जिसमें ये दावा है कि अब वो आपकी आवाज है और आप किसी से बात करते हुए ये कह रहे हैं कि अभिषेक सिंह वाली ऑडियो कैसे वायरल हो गई यार, सबका अच्छा बुरा हिस्सा होता है, लेकिन ऐसे किसी के व्यक्तिगत ऑडियो वायरल नहीं करने चाहिए। में और एबीवीपी का ये दावा है कि आप कह रहे हैं कि हाँ, वो ऑडियो आवाज अभिषेक की ही है। अब तो वही ऑडियो नहीं, अभी आगे एक ऑडियो आएगी जिसमें ये दावा रहेगा कि हम शाश्वत जी को फोन करके ये कह रहे हैं कि क्यों आप ये खबरें चला रहे हैं। फिर ये भी दावा रहेगा कि हम एबीवीपी के किसी आदमी को फोन करके ये कहेंगे कि ये क्यों इतना क्या कहते हैं, पर्सनल कोई चीज हो रही है। मतलब अगर आप महाराष्ट्र की भाषा में बोले या एक इसी टर्म में बोले तो मांडवली हम करेंगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से कि क्यों ये चीजें हो रही हैं। तो ये आने वाले समय में ऐसी ही ऑडियो तैयार करके आपको दी जाएगी जिसमें अभिषेक प्रताप जी या एनएसयूआई का कोई पदाधिकारी किसी को धमकी दे रहा होगा, यार ये चीजें क्यों हो रही हैं या आपको नहीं करनी चाहिए, करोगे तो ये ऐसी ऐसी आपकी प्रताड़ना की जाएगी। अब ये आने, आप तैयार रहिए, आपके पास अब दिन प्रतिदिन ऐसी ऑडियोज आएंगी तैयार करके आपको दी जाएंगी जिसमें ये सब चीजें होंगी। कैसे ये बाहर आ गया तो जिसने बाहर लाया उसके साथ ऐसा होना चाहिए, ये अब आरोप लगेंगे, ये चीजें होंगी। अभी आप तैयार लेकिन रहिए। एबीवीपी तो पुलिस जांच के लिए, फोरेंसिक जांच के लिए, हर चीज के लिए तैयार है। तो फिर आप, अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज नहीं है, अभिषेक सिंह की आवाज नहीं है, तो क्यों नहीं आप मनाने का दावा कर देते हैं? इंतजार किस बात का है? एबीवीपी एबीवीपी इन सब चीजों के लिए तैयार है, तो एबीवीपी उस जांच के लिए इंतजार क्यों नहीं किया? एबीवीपी के कल इकाई अध्यक्ष का मैं बयान सुन रहा था आपके चैनल पे, उन्होंने कहा मैंने कब का एप्लीकेशन दे दिया। उस एप्लीकेशन में के साथ जो उन्होंने वो रिकॉर्डिंग दी है, उस रिकॉर्डिंग में क्या कह रहे हैं, वो क्या हो रहा है उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ आवाज नहीं समझ में आ रही। फिर उस रिकॉर्डिंग में एक क्या कहते हैं, रकम का जिक्र है, एक रकम किसी काम के लिए, जो काम मालूम नहीं हुआ कि नहीं हुआ, उस रकम की लेन देन मालूम नहीं हुई कि नहीं हुई। आज मैं आपको दावा करूं कि हाँ, मेरा प्रधानमंत्री कार्यालय में बढ़िया हिसाब किताब है। प्रधानमंत्री कार्यालय से मैं शाश्वत जी के लुक मीडिया को एक बढ़िया फाइनेंस करा सकता हूँ, आपको स्पॉन्सर करा सकता हूँ।
मैं अभी ये दावा करूं और आप इसी दावे को आधार बना करके शिकायत कर दीजिए, तो दावे को आधार बनाकर शिकायत नहीं किया जा सकता जब तक वो चीज वास्तविक में नहीं हुआ है। और अगर वो चीज वास्तविक में हुआ है तो जिस व्यक्ति के साथ घटना हुई है, जब तक वो सामने नहीं आता, कोई शिकायत का मतलब नहीं है। यूपी पुलिस पे हमें भी भरोसा है, किसी भी प्रशासनिक जांच के लिए हम भी तैयार हैं। हम पूर्णतः सहयोग करेंगे, एनएसयूआई का एक एक व्यक्ति सहयोग करेगा। जब तक वो नहीं होता है, किसी भी व्यक्ति का A to Z कैरेक्टर असैसिनेशन और उस पर ये आरोप बिल्कुल भी नहीं लगने चाहिए। पहली एक ऑडियो में एक बात ये भी कहते हैं तथाकथित जिनको दावा किया जा रहा है कि वो अभिषेक सिंह की आवाज है, वो ये कहते हुए पाए जाते हैं कि 5,000 अगर मैं अपने छोड़ दूंगा लेकिन अभिषेक सर तो पैसे लेंगे ही। तो ये अभिषेक सर कौन है? अगर वो आवाज अभिषेक सिंह की है तो ये दूसरे अभिषेक सर कौन है? कहीं आप तो नहीं? शासक जी, वो अभिषेक सर, अभिषेक के बाद कितने टाइटल लगेंगे उसके बाद सर लगेगा, वो डिसाइड करेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं वो नहीं हूं या मैं वो हूं, क्योंकि वो मेरे को भी सर बोलता है। इसके साथ साथ मुझे बीटेक के कम से कम 800 बच्चे सर बोलते हैं, तो सब अभिषेक सर एड्रेस करते हैं। फिर उसके बाद मैं 2018 का पास आउट हूँ, आज 2021 चल रहा है, 2 बैचेस उसके बाद गए। उन बैचों में कितने अभिषेक निकल के चले गए होंगे, उनमें से भी कितने तो मेरे क्लास के भी थे अभिषेक। तो इतने अभिषेक होने के बाद केवल ये बात हो रही है कि अभिषेक के वजह से मैं आ जाऊं, दावा ये है ना अभिषेक जी, देखिए ना कि ये तो अभिषेक से बिल्कुल गलत। अगर उस ऑडियो में दावा किया जाता है पहले कि वो आवाज अभिषेक सिंह दादू की है, फिर वो कहते हैं अभिषेक सर, तो उनके सबसे नजदीकी अभिषेक अगर माना जाए तो क्योंकि आप दोनों एक संगठन का हिस्सा है तो आप दोनों सबसे करीबी हैं, तो क्यों इस चीज पे बात हो रही है ना? फिर अभिषेक अभिषेक सिंह जी, अभिषेक सिंह और दादू उनका उपनाम है उनके घर का। अभिषेक सिंह दादू जी 2 फाइनल ईयर में हैं और उनके और हमारे दोनों जन के बैचेस के बीच में 2 अभिषेक और हैं जो अभिषेक सिंह दादू के बहुत नजदीक हैं। उनमें से एक इलाहाबाद का है, वो बायोटेक का पास आउट है, और एक आपके बलिया के आसपास का है, एग्जैक्ट उसका नहीं पता है मेरे को जिला, वो भी बीटेक का ही है। तो वो भी नजदीक है, हमसे ज्यादा कभी कभी उनसे बात होती है, क्योंकि अभिषेक सिंह दादू यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और मैं नहीं कर रहा हूँ इस समय प्रिपरेशन, बल्कि वो अभिषेक कर रहा है प्रिपरेशन। तो अक्सर उन लोगों का क्वेश्चन पेपर को लेकर के मांगना, ये सब चीज चलती रहती है, तो इसलिए शायद वो उसका जिक्र कहीं कर रहा होगा, उससे टच में होगा। लेकिन वो तब होता है जब वो आवाज अभिषेक की है, तो वो दोनों अभिषेक का भी नाम शामिल हो सकता है मेरे साथ भी। लेकिन अगर वो अभिषेक की आवाज नहीं है तो न जाने कितने अभिषेक हैं, और आपको ये अच्छा अभिषेक समझना जी, चाहिए। एक बात बताइए, मैं 2 शख्स के नाम ले रहा हूँ, उनको क्या आप जानते हैं? नितेश और राजा, ये नाम तो कभी सुने होंगे आपने? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ऑडियो आ रही है जिसमें राजा आपसे कहते हैं कि सर आप एडमिशन तो करवा नहीं पाए, पैसे वापस कर दीजिए। तो आप कहते हैं कि हमने किसी को दिए थे, हम उनसे पैसे निकलवा के मानेंगे, आपको जरूर दिलवाएंगे वापस पैसे आपके। आपकी आपकी इंस्टा चैट्स वायरल हो रही हैं, जो आपकी की आईडी है प्रताप 95 या कुछ ऐसा करके आपकी आईडी है। अब अब शाश्वत जी, अब शाश्वत जी, मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा। मैंने अभी इसके स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि अब काफी ऐसे चीजें तैयार होंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि अभिषेक जी शाश्वत जी से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अभिषेक जी किसी और से पदाधिकारी से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, अभिषेक जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सामने से खड़े होकर के मांडवली कर रहे हैं कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब ये ऑडियोज बनाई जाएंगी, क्योंकि अब ये सिचुएशन ऐसा हो गया कि ये ऑडियोज अब बनाई जाएंगी। अब इन्हीं ऑडियोज के बीच में जब ये चीज ऐसे तैयार की जा सकती है, तो इसी बीच मैं अभी का नहीं लेकिन पुरानी आपको एक घटना बताता हूँ। लगभग 2020 के समय की बात है। मैं एक किराएदार के यहाँ यही राजपूत कॉलोनी में रहता था, 19 से 20 के बीच में। तो उनके यहाँ जब मैं रहता था तो उनका किराया एक बार 6 तारीख को मैं देता था, तो
8 तारीख हो गई थी। तो उन्होंने मुझे मैसेज डाला व्हाट्सएप पे कि अभिषेक जी वो मेरा पैसा अभी तक नहीं आया। हमने कहा जी भाई साहब आपका किराया देना है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ यार वो 6 तारीख को करा देते, मैंने लास्ट डेट आपको 6 की दी है, आप 6 तारीख तक मेरा पैसा नहीं दिए, अब आज 8 तारीख हो गई, एक दिन का और आपको टाइम दे रहे हैं। अब ये आप समझिए कि जिस चीज का संबोधन उनको किराए से करना चाहिए था, उस चीज का संबोधन उन्होंने अपनी रकम बना दी। इसका मतलब अगर कोई भी उस कॉन्वर्सेशन को देखेगा या ऐसा अगर उन्होंने फोन भी किया होता तो किसी को ये लगेगा कि अभिषेक जी ने उनका 6,000 रुपए लिया होगा, जो उन किराया बनता है। अब फिर उसके बाद अगले दिन उनका दावा होता है कि यार मेरे को ईएमआई भरनी है और आप समझ नहीं रहे हो। मतलब एक किराएदार, एक स्टूडेंट, लॉकडाउन के आसपास की ये घटना है। मैं 1-2 दिन लेट हो गया था किराया देने में, बहुत से विद्यार्थी ऐसे असमर्थ रहे होंगे। तो उस बीच जब ये चीज होती है तो उसमें ये आता है कि भाई ईएमआई मेरे को भरना है। मतलब एक किराएदार के अमाउंट को अपनी अमानत समझ करके ये चीज सामने थोपना कि दिस वाज द इनकम सोर्स एंड विल टेक ऑन माय एक्सपेंडिचर्स, मतलब ये मेरे खर्चे को चलाएगा, और फिर ऐसा दावा करिए कि जैसे उसने आपका ले लिया हो कुछ। तो ये गलत होता है, लेकिन ये अक्सर हमारे डेली रूटीन में होता है। आप भी, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। अभी लॉकडाउन पीरियड में फिर से ये घटना हुई ऐसी ही कि हमारे पास फोन आए। अभी पिछले 10 दिन के बीच में 2 फोन आए जूनियर्स के कि सर अगर कुछ पैसे हों तो आप हमें उपलब्ध करा दीजिए, हमें यहाँ पर मैं रह रहा हूँ, घर वालों से बोल नहीं सकता क्योंकि पापा की तबीयत खराब है और वही एक ब्रेड एंड बटर अर्निंग पर्सन है घर में। हमने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे 2 दिन का टाइम दो, अगर कुछ फाइनेंस की व्यवस्था होती मैं कुछ करूंगा, लेकिन आप जितना बोल रहे हो उतना शायद ना कर पाए। उसने 10,000 वही खुल कर मांगे। अब उसके बाद देखिए 2 दिन बाद जब मैंने उसको 2 दिन का टाइम दिया, 2 दिन के बाद उसके कम से कम आए होंगे 10 फोन। मैं उठा नहीं पाया, समर्थ रहा, क्योंकि मैं ट्रेवल कर रहा हूँ। अभी भी मैं अपने गृह जनपद से लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर हूँ। वहां पर वो सीधे फोन कर रहा, फिर उसके बाद उसने मैसेज किया कि सर वो हमारा वाला पैसा अभी तक आपने भेजा नहीं। मैंने उसको सीधे कहा, मैं तो मेरे को तो गुस्सा आ गया, मैंने उसको सीधे फोन करके कहा, हम कहे यार तुमने खुद अपना पैसा मांगा था कि सर मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपसे कहा मैं सामर्थ्य रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा, 2 दिन का समय दो, मैं आपकी मदद कर दूंगा। अब आप अचानक से 2 दिन बाद आ रहे हो, ये कह रहे हो कि मेरा पैसा, जो पैसा आपका है ही नहीं, जो पैसा मेरा खुद नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी है नहीं, तो उस रकम को आपने अपना बना लिया, फिर आप उसको मुझसे लेना चाह रहे हो। सो ये एक कॉमन जनरेशन की एक कॉमन सी बात है। आदमी अपने दिमाग में एक मानसिक अमाउंट बना करके उसको आपका समझ करके ये चीज बोलता है। ऐसे ही तमाम केसेस होते हैं। पिछले साल से लेकर के अभी तक में ऐसे बहुत से केसेस आए जिसमें छात्रों ने ये कहा कि हमारा पैसा इस फला आदमी के पास है। एक छात्र राजनीति में होने के नाते और अगर आप प्रभावी हैं तो आपके पास तमाम ऐसी समस्याएं आएंगी जिसमें लोग ये कहते हैं कि यार फले आदमी को मैंने 20,000 रुपए उधार दिए थे, वो नहीं दे पा रहा है, आप प्रयास करिए, अगर वो दे देता है तो अच्छी बात है, मेरा पैसा निकल आएगा। फिर कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें ये रहता है कि फला आदमी का कोई काम होना था और उसने पैसे ले लिए, काम नहीं हुए। तो ये सब छात्र राजनीति में जब आप प्रभावी रहते हैं तो तमाम तरह की समस्याएं आती ठीक, हैं। अब आगे क्या? जैसे 1-2 समस्या एनएसक्यूआई छात्रों का की आती हैं जिसमें उनका एनएसक्यूआई का नहीं आगे नहीं, क्या अब कर? आप इसमें ये समझिए ना, पूरी बात को आप सुनेंगे तो अपने आप पूरी स्थिति क्लियर हो जाएगी कि ऐसे तमाम छात्र होते हैं जो आते हैं समस्या लेकर के कि फला चीज के लिए हमने किसी को पैसा दे दिया था, वो पैसा ब्लॉक है, अगर आप चाहेंगे तो वो पैसा मिल जाएगा, मेरी फीस फर्स्ट ईयर की जमा हो गई है, मेरे को पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करनी है, आप एक एप्लीकेशन बता दीजिए कैसे डलती है, किस विभाग के आदमी को जाना चाहिए ताकि मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाए और मुझे वो पैसा वापस मिल जाए। तो फिर उसके बाद जब आप उसको कह दीजिए, क्योंकि हमारी आदत है और लगभग हर एक राजनीतिक व्यक्ति यही कहता है उसके पास समस्या लेकर आने वाले को कि आपकी समस्या का मैं निदान करूंगा।
एक दिन बता देता है कि इस दिन के बाद आप मुझसे संपर्क करिए, मैं तब भर में संबंधित अधिकारियों से बातचीत करके आपके लिए पहले दौर की रिपोर्ट तैयार रखूंगा। वही होता है हमारे साथ भी। हम जब उसको ये चीज बताते हैं उसके कुछ दिन बाद कि हाँ ऐसे से अब आपको करना है या ऐसे से और हो सकता है आगे, इतना दिन और इंतजार करिए, तो उसके अंदर धीरे धीरे धारणा क्या बन जाती है कि ये अमाउंट अब तो इनकी जिम्मेदारी हो गई है, ये अमाउंट अब मेरा बन गया है, अब मेरे को ये अमाउंट इनके इनसे लेना है या इनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आ गया है, तो इन्हीं की समस्या हो गई अब। तो ऐसे सिचुएशंस में कॉन्वर्सेशन और बातचीत का दौरा और सब कुछ सीधे सीधे आरोपित करने वाला हो जाता है, और वो अमाउंट न कभी हमारे पास आया, ना हमारा था, ना हमारे थ्रू गया कहीं, ना वो देखा गया, मतलब शब्दों में और सपनों में सारे ट्रांजैक्शन हो गए और उसका दावा भी करके आपको आरोपित भी कर दिया गया। लेकिन ये मैं कहना चाहता ना आप किसी संवैधानिक पद पर हैं, ना आप कोई मतलब ठीक है आप छात्र नेता हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाकई एक विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के लिए इतने गंभीर आरोप आप पर या आपके इकाई अध्यक्ष पर लगा दिए जाए जो कि आप लोग के आपके अनुसार आपके करियर को पूरा खराब कर सकते हैं? और अगर आरोप लग भी रहे तो आगे क्या एक्शन लेंगे, सिवाय आप इस पर क्या एक्शन ले गए हैं आगे? देखिए शाश्वत जी, मैं 2014 से विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ और इस पढ़ाई के दौरान मैंने 1 साल नौकरी भी की है गुड़गांव में। तो एक पढ़ाई के साथ साथ मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के साथ क्लाइंट से मिलना, एक वर्क प्रोफेशन, एक वर्क एटमॉस्फेयर में काम करना, फिर छात्र राजनीति के तहत प्रभावी लोगों के बीच रहना, उनके साथ काम करना, लगभग 12 प्रदेशों में भ्रमण अनेकों जिम्मेदारी के तहत या फिर किसी व्यक्तिगत यात्रा के दौरान, इन सब चीजों के बीच में तमाम आरोप और तमाम आरोपों का एक्सपीरियंस, मतलब मैं खुद जब अपने किसी नेता का वीडियो देखता हूँ या ऑडियो देखता हूँ तो ये आरोप लाजमी होते हैं जब आप बढ़ते हैं। और विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष, मैं पूरे विद्यार्थी परिषद को इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि उसमें भी बहुत गंभीर नेता हैं, गंभीर छात्र नेता हैं। विद्यार्थी परिषद के इकाई अध्यक्ष दिमागी दिवालियापन के शिकार हैं। अब मैं उसका कारण बताता हूँ, एक तुरंत का एग्जाम्पल देता हूँ। जिस दिन 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द हुई, अब क्योंकि पूरे देश में एनएसयूआई का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला जिसके माध्यम से उनको प्रेस विज्ञप्ति देनी थी कि एनएसयूआई ने ये लड़ाई यहाँ से लेकर के हर जिले से लेकर के प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर तक बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करने के लिए लड़ी गई। और उसका क्रेडिट, क्योंकि अब पेपर कैंसिल भी हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद आकर के संबोधन किया, तो इसका क्रेडिट क्योंकि एनएसयूआई को मिल जाएगा, तो विद्यार्थी परिषद के पास कुछ तो होना चाहिए करने को, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं। और इकाई अध्यक्ष बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के पास कोई काम नहीं है, वो छात्रों के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। तो उनका क्या होता है कि सुबह ही अर्ली मॉर्निंग आना, अखबार पढ़ने के बाद, जहां तक लग रहा है, या एक दिन पहले भी उनको पता चल गया होगा कि ये जो है, फिर हमारी तैयारी अगले दिन हुई। सुबह सुबह आकर के आपके साथ जो भी बातचीत हो आपको ऑडियो जारी कर देना, फिर ये दावा करना कि ऑडियो उनके पास बहुत पहले से है, पता नहीं कितने सदियों पुराना है, उनके पास ऑडियो रखा है। मतलब आपको लगता नहीं है कि जब था तब नहीं दिया, आज आपको दे रहे हैं, कुछ तो मतलब होगा। ये सब साजिशन है, ये साजिश के तहत होता है। अब क्योंकि विद्यार्थी परिषद ने एनएसयूआई पे ये आरोप लगा दिया, अब कल को मैं आपको एक कोई ऑडियो उपलब्ध करा दूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे के विरोध में, उनके किसी पदाधिकारी का ऐसे कॉन्वर्सेशन, तो ये पूर्णतः राजनीतिक हो जाता है। ये सब मनगढ़ंत आरोप होते हैं, कितना सिद्ध होते हैं ये प्रशासनिक जिम्मेदारी है। हम और आप इसके तहत में किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये है असल बात कि आरोप लगाना एक अलग चीज है, आप पर, किसी पर, एनी हाउ किसी पर भी लग सकता है। फिर उसके बाद वो सच होगा, जब तक साबित होगा तब भर में तो एक परसेप्शन बन जाता है लोगों के बीच में, और इसी का कई लोग फायदा उठाना चाहते हैं। अब क्योंकि अखबार में परीक्षा संबंधी एनएसयूआई की खबर छपनी थी, हमने आपको भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी,
आपको जी पता होगा, जी जी आपके चैनल को जी भी जी प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जी, हमने हमने सभी कराई भी चैनलों थी। को प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। दैनिक हिंदुस्तान ने उस खबर को लगाई भी। दैनिक जागरण संभवतः नहीं लगा पाया और अमर उजाला नहीं लगा पाया। आपने वो उस चैनल पे चलाया, लेकिन इत्तेफाक देखिए, आपने ऑडियो को वीडियो बना करके चलाया, लेकिन हमारी खबर जो पूरे देश में हिट रही, एनएसयूआई के कैंपेन भी हिट रहा, ट्रेंड किया सोशल मीडिया पे वो उस दिन का प्रदर्शन, और उसको आप वीडियो बनाकर नहीं चला पाए। यही तो असल राजनीति है जो आपको समझना है, कि ऐसे समय पे एक चटपटी मसालेदार झूठी खबर बना करके आपको परोस देंगे तो वास्तविक खबर छिप जाएगी जो छात्रों से जुड़ी हुई है। देखिए, हमारे पास हम पे पक्षपात के आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन हमारे पास आपकी प्रेस विज्ञप्ति और 2 फोटोज आई थी, जिसको हमने अपनी वेबसाइट पर तत्काल प्रभाव से चलाया था, जिसकी हेडलाइन के लिए हमें काफी सुनना भी पड़ा कि एनएसयूआई की बड़ी जीत। और शाश्वत जी, मैं हमें पक्षपात का आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैं एक एक इंसान के तौर पर मैं एक बात बता रहा हूँ कि यही वो चाहते हैं। आप भी उस खबर को ज्यादा हाईलाइट कर देंगे क्योंकि उसमें कुछ अलग है, ये नॉर्मल ट्रेंड से बिल्कुल अलग चीजें हैं। इसलिए वो जो वास्तविक खबर है जो छात्र हितों से जुड़ी हुई है, आप मानते हैं कि नहीं? जो तो खबर मैं अभिषेक परीक्षा मेरा को कैंसिल करने से हाँ, संबंधित थी, वो छात्र हितों से जुड़ी हुई थी। तो अभिषेक मेरा आखिरी सवाल कि अब आप वो नहीं, वो क्या ज्यादा लाइटली चली। पुलिस जांच का तरीका लेंगे या फॉरेंसिक जांच करवाएंगे, क्या आगे करने वाले हैं इस प्रकरण में, क्योंकि आरोप गंभीर लगे हैं और खुद को पाक साफ करने की जिम्मेदारी अब आपके ऊपर और एनएसयूआई के ऊपर आ जाती है कि इन आरोपों से खुद को बचाएं, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? देखिए शाश्वत जी, ये अभी का सिलसिला नहीं है। ये ऐसे आरोप तमाम प्रकार के सुनने को आ जाते हैं, चौकियों में एप्लीकेशन पहुंच जाता है, फिर जांच के बाद पता चलता है कि उसमें कुछ था ही नहीं। आप भी जब प्रभावी होते जाएंगे तो लोग मीडिया पे भी आरोप लगने लगेंगे कि आप संबंधित क्या कहते हैं राजनीतिक घटनाक्रम में शामिल हैं, आपको राज्यसभा का टिकट लेना है, आपको क्या कहते हैं किसी विभाग का चेयरमैन बनना है। ये सब आरोप धीरे धीरे जब आप प्रभावी होते जाएंगे तो ये सब लगते रहते हैं। अब इसमें जो आप जांच की बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं, अभिषेक प्रताप सिंह ही नहीं, विश्वविद्यालय का हर एक छात्र और हर एक जिम्मेदार छात्र को हर प्रकार के जांच में सहयोग करना चाहिए और उसको अपना वास्तविक हक मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। जब तक आरोप साबित नहीं होते हैं, तब तक किसी का कैरेक्टर एसेसिनेशन करके उसको सामने प्रदर्शित करना उसके करियर पे धब्बा हो सकता है। और ऐसी चीजें बहुत आसानी से तैयार की जा सकती हैं। आपका तो एक्सपीरियंस, आप तो सोशल मीडिया चलाते हैं, आपका बकायदा चैनल सोशल मीडिया से चल रहा है। मैं आपको एक पुराना लाइव लाइव चीज बताना चाहूंगा। हमारे ही एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, शायद मैं नाम तो नहीं बता पाऊंगा कैसे कि क्योंकि एग्जैक्टली नहीं याद है, शायद सुनील सर। उनकी एक फेक आईडी तैयार कर दी गई थी फेसबुक पे, सुनील काबिया से या किसी की। आप जानते होंगे बहुत अच्छे से, ये चीज आराम से आजकल चल रही फेसबुक पे। एग्जैक्टली सेम पोस्ट उठा लेना। आईडी पब्लिक होती है, जब आप इन्फ्लुएंशियल पर्सन होते हैं तो आपकी आईडी हमेशा पब्लिक होती है। हम्म। उस आईडी की सारी फोटोज उठा करके उसको अपने किस आईडी पर ला देना, फिर एक हैंडल को बना लेना, सेम टू सेम बायो डाल लेना, सेम टू सेम प्रोफाइल पिक्चर बना देना, फिर उसके बाद उन्हीं से जुड़े हुए लोगों को रिक्वेस्ट भेजना, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, फिर तुरंत कॉन्वर्सेशन हो, और कॉन्वर्सेशन में सिर्फ और सिर्फ अगर पैसों का जिक्र है तो आप ये समझ लीजिए कि ये टोटल टोटल फेक आईडीज होती हैं जो बना करके किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती हैं। अभी रिसेंटली मैं जनवरी में देहरादून में था, उत्तराखंड का क्योंकि प्रभारी हूं, तो वहां के प्रवास के दौरान तो मैं वहां से लौट रहा था, शाम को मेरे पास मेरे मामा का एक रिक्वेस्ट आया, फ्रेंड रिक्वेस्ट, मेरे मामा का जो मुंबई में रहते हैं, भारत सिंह नाम है उनका, रिक्वेस्ट आया। तो मैंने देखा उसमें 52 फ्रेंड्स थे, मतलब आईडी रिसेंटली बनी हुई थी। अब क्योंकि मैं सोशली जागरूक हूँ तो मैंने देखा कि मेरे मामा का पुराना आईडी डिलीट हो गया क्या, मैंने सर्च किया तो मैं उसमें फ्रेंड था। ये नई आईडी बनी थी जिससे रिक्वेस्ट आए। जी अब क्योंकि मामा लोगों की एज हो गई है, वो सोशली कम जागरूक हैं, तो मैं ये जाहिर सी बात समझा कि शायद पासवर्ड भूल गए होंगे, नई आईडी बनाए हैं। तो मैंने उस आईडी को एक्सेप्ट किया। फिर पहला मैसेज आता है, हेलो कैसे हो।
मैंने कहा बढ़िया। फिर वो जिस नाम से मुझे बुलाते थे उस नाम से उन्होंने बुलाया नहीं, तो मेरे को थोड़ा शक हुआ। फिर उन्होंने कहा कहाँ हो, मैंने बताया यहाँ यहाँ हूँ, देहरादून में हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा एक काम कर सकते हो, मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा यार वो 10,000 रुपए अगर हों तो आप भेज दो। अचानक से मतलब आप भी जानते हैं हम ऐसे फैमिली ट्रेडिशन में है कि हमारे मामा लोग कभी भांजों से पैसा जी नहीं मांगते हैं, जी और ये जाहिर सी बात है। मेरे को तुरंत शक हुआ, मैंने मामा को फोन किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, जो मेरे पास नंबर था। मैंने उससे कहा कि आप जो है मेरे नंबर पे फोन कर लीजिए मामा जी। तो उन्होंने कहा कि यार मेरे पास नंबर डिलीट हो गया है, मेरा फोन रीसेट हो गया, इसलिए नई आईडी भी बनानी पड़ी। मैंने अपना नंबर दिया, मैंने कहा फोन करिए, वो फोन नहीं कर रहा है। वो अपना नंबर दे रहे हैं कि इस नंबर पे आप पेटीएम कर दीजिए, आपके पास 10,000 रही है तो 5,000 ही कर दीजिए। अब आप समझेंगे नहीं, वो 5,000 रुपए पे आ गया और मैं ये कह रहा हूँ कि ये नंबर मेरे मामा का नहीं है, तेरा नया नंबर भी ले लिया है वो। उसको मैंने कहा अच्छा कल तक आप इंतजार करिए, मैं ट्रांजैक्शन करूंगा, क्योंकि मैं जब तक मामा से बात नहीं कर लेता इस चीज की पुष्टि नहीं कर पाता। जी मेरी रात में 11:30 बजे मामा से बात हुई, मैंने उनको सारी बातें बताई, उनको उस आईडी के स्क्रीनशॉट शेयर किए, कॉन्वर्सेशन के स्क्रीनशॉट, तब वो रिटन कंप्लेंट अगले दिन कर पाए। अब 24 घंटे 48 घंटे के अंदर केवल और केवल हमारे और उनके बीच पैसों का ही कॉन्वर्सेशन हुआ, हाल चाल का केवल हेलो हुआ था स्टार्टिंग में, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। और उस कॉन्वर्सेशन में लास्ट में उन्होंने यही कहा कि यार हमारा पैसा नहीं दे रहे। आप बताइए, तो ये स्थिति आज के डेट में आ गई। और तो और फेक पेटीएम अकाउंट्स हो गए शाश्वत जी। अभी मैं आपको बता दूंगा, आप सोशल मीडिया सर्च करेंगे गूगल पे फेक पेटीएम अकाउंट, उस पे आप क्लिक करेंगे ट्रांस और 1,00,000 रुपए शाश्वत जी को ट्रांसफर कर लेंगे, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट होगा बकायदा लाइव पेटीएम का, जो ये कहेगा कि ट्रांसफर्ड 1,00,000 रुपीज टू शाश्वत जी। अब उस स्क्रीनशॉट को आधार बना करके मैं ये क्लेम करूं कि शाश्वत जी को मैंने पैसे दिए, दिस इज नॉट ट्रू। अकाउंट ट्रांजैक्शन विल एग्जैक्टली शो कि वो पैसे खाते में है कोई कि नहीं है। वर्चुअल हवाबाजी में कोई भी ट्रांजैक्शन बता दे, वर्चुअल हवाबाजी में कोई ये कह दे कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे होती है, जो रकम कभी आपके हाथ में नहीं आई, आपके पास नहीं आई। और आरोप लगाना आज के डेट में बहुत आसान है। सोशल मीडिया के जमाने में 4 बातें आप फेसबुक पे लिख दीजिए, गाली गलौच लिख दीजिए। आजकल हर आदमी हमारे प्रधानमंत्री जी को गाली देता रहता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी आरोपित हो जाते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक जांच नहीं होती है तब तक वो आरोप सिद्ध नहीं होंगे, और एनएसयूआई का हर एक साथी पूर्णतः जांच में सहयोग करने को तैयार है। तब तक एटलीस्ट किसी भी आदमी का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होना चाहिए। और मैं आखिरी बात आपके भी माध्यम से ये बताइए कहना बताइए चाहूंगा जी कि विद्यार्थी परिषद को अपनी सारी एनर्जी, क्योंकि वो छात्र हितों से संबंधित संगठन है, हम भी हैं, अगर वो ये काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में बैठे। हम उनसे नहीं कहते हैं कि वो बाहर आकर के काम करें, लेकिन वो किसी को आरोपित करके अपनी राजनीति न चमकाएं। सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर उनके पास यही तरीका है तो उनको यह तरीका मुबारक। लेकिन छात्र आज के डेट में जागरूक है, उनको ये पता है कि कौन उनके लिए काम करता है, कौन उनके बीच रहकर उनकी मदद करता है। आपको भी पता है, और इस बार 2020 से 21 के बीच में हम लोगों ने कितने लोगों की मदद की, बताने की कोई जरूरत नहीं है। जी। चलिए अभिषेक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रभारी अभिषेक प्रताप, जिन्होंने एबीवीपी के अध्यक्ष द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि एनएसयूआई और अभिषेक प्रताप और अभिषेक सिंह दादू हर प्रकार की जांच के लिए तैयार है। और सवाल ये कि ये मामले में जांच कितनी होती है या सिर्फ सियासत गरमाने के लिए किया गया है, ये देखने वाली बात होगी। देश दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया। 1 मिनट हमारे साथ।